हेलो एवरीवन, वेलकम टू महामना एकेडमी। माई सेल्फ शांतनु सिंह फ्रॉम IIT BHU। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब इसके अंदर हम लोग क्या जानेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो चीज जानते हैं। सबसे पहले फोर्सेस के बारे में। फोर्सेस तो हम लोगों ने ढकेल ढकेल के बहुत सारे लगाए होंगे, लेकिन इस चैप्टर में क्या है, एक्सप्लोर हाउ फोर्सेस एक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट नॉट इन कॉन्टैक्ट। बिना कॉन्टैक्ट में आए फोर्सेस कैसे लगता है, वो चीज इसके बारे में जानेंगे। और अपना सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर के अंदर है, वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन नियर अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास एक चीज पड़ी हुई है यहाँ पे। अब इसके आसपास एक ऐसा एरिया है कि आप इसके अंदर लेकर आ रहे हो कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट, तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाने लग रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये चार्ज हो गया ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुलम्स। कुलम्स क्या चीज लिखी हुई है? कुलम्स थे साइंटिस्ट जिन्होंने इस चैप्टर के बारे में बताया, इस टॉपिक्स के बारे में बताया, चार्ज का डिस्कवरी करी, उसके बारे में आपको सारी चीजें बताई। तो कुलम्स, उसी उन्हीं के नाम पर आपकी यूनिट दी हुई है इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या हो गई? कुलम। अब कुलम को डिफाइन कैसे करते हैं? कुलम को डिफाइन किया जाता है, 1 कुलम इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। मान लीजिए क्या कहते हैं, आपके चार्ज ट्रेवल कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रेवल कर गया, उसको बोला जाता है 1 कुलम। अब ये तो आपकी डेफिनेशन की बात हो गई। चलते हैं फॉर्मूले पे। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू आई टी। तो यहां पर Q क्या है, I क्या है, T क्या है? Q होती है तुम्हारी चार्ज की वैल्यू, I होती है करंट की वैल्यू, और कितने टाइम में चार्ज ट्रेवल किया वो होता है T की वैल्यू। ठीक है, इन दिस इक्वेशन Q इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, I इज द इलेक्ट्रिक करंट एंड T इज द टाइम। ये चीज बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। सुना तो बचपन से है कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर वो चीज होती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, इंसुलेटर वो चीज होती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है। तो इसको अगर डिटेल में जाने तो कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस व्हिच अलाउज करंट टू पास थ्रू इट। ठीक, और वो इंसुलेटर में वो चीज नहीं हो पाती है। अब ये चीज जैसे हम लोगों को बस इतना पता था कि कंडक्टर में क्या कहते हैं, पास हो जाता है करंट, इंसुलेटर में नहीं होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके सरफेस पे, जो करंट को पास करने देते हैं। इंसुलेटर में वो चीज नहीं होती, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें एग्जांपल दिख रहा है, ये वायर का एग्जांपल है। वायर तुम्हारा क्या, मेटल के उससे बना रहता है, इसको बोला जाता है कंडक्टर, क्योंकि इससे वायर से करंट पास होता ही है। ये चीज तो पता ही है हम लोग को। नेक्स्ट, ये और एग्जांपल्स दिए हुए हैं किसके, कंडक्टर के। सिल्वर। सिल्वर क्या आपका एक ऐसा मटेरियल जिससे मेटल है, जिससे करंट बहुत अच्छे से पास कर जाता है, लेकिन बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए उसको हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते। नेक्स्ट, गोल्ड। गोल्ड से भी आपका करंट पास हो जाता है, कभी ट्राई मत करना, लेकिन बहुत अच्छे से पास हो जाता है उससे। और क्या है, तो वो भी सेम रीजन उसका यही है कि इसलिए यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, सी वाटर। वाटर का तो सबको पता ही है कि वाटर से तो करंट पास करता ही है, और सी वाटर से और अच्छे से क्यों पास करता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट की वैल्यू ज्यादा रहती है। इसलिए जैसे हम लोग 3 इडियट्स में देखा होगा, सॉल्ट एंड वाटर से करंट कितना अच्छे से पास होता है, वही सेम केस यहाँ पे होता है। कॉपर। सेम, कॉपर के तो नॉर्मली वायर्स यूज होते हैं घर में। इंसुलेटर के एग्जांपल्स ले लेते हैं, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ऑयल, इन सब चीजों से करंट पास नहीं करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और क्या क्या चीजें जानेंगे अभी इस चैप्टर में। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जान लिया चार्जेस के बारे में, फिर उसके बाद कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में। और क्या क्या चीज जानेंगे, थोड़ी सी और ज्यादा चीजें जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, फिर उससे इलेक्ट्रिक चार्जेस से क्या फोर्सेस बनते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड्स मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स लगती है, उस चीज के बारे में जानेंगे। अगला, अब जानना तो बहुत हो गया, लेकिन विजुअलाइज कैसे होगा? जब तक फील नहीं आएगी फिजिक्स का मजा नहीं आता है। तो फील लेने के लिए विजुअलाइज कराएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैसी दिखती है। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एवरीडे लाइफ। ये तो पढ़ाई वाली चीज हो गई। अब फिजिक्स और क्या कहते हैं आपके एवरीडे लाइफ में कनेक्ट होता है। आप कनेक्ट करके कह सकते हो कि हाँ, हमारी इस चीज में फिजिक्स है। तो वही हम आपको क्या कहते हैं, कनेक्ट करके दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डे टू डे लाइफ में कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमारा अगला टॉपिक आता है कि चार्ज तो है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, जानते हैं। आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब एडिटिविटी से क्या समझते हैं, एडिटिविटी, एडिशन, ये चीज तो समझ में आ रहा है कि मतलब चार्जेस होगा उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार्जेस, जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है Q1, एक चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है Q2, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो ये चीज हो गई एडिटिविटी। ऐसा नहीं है। एडिटिविटी का मतलब होता है कि आप
चार्जेस को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जो आपकी एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होती है वो चार्जेस के साथ आप कर सकते हो, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये चीज कर सकते हो। जैसे कह सकते हैं Q1 माइनस Q2 भी कर सकते हो आप, Q1 इंटू Q2 भी कर सकते हो, Q1 डिवाइडेड बाई Q2 भी कर सकते हो। ये सारी चीजें वैलिड है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगली प्रॉपर्टी के ऊपर। ये है हमारी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन से क्या समझ में आता है? कंजर्वेशन से मतलब इतना समझ में आता है, कंजर्व 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 से क्या समझ में आता है? ये है हमारा कि किसी भी, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है और दो नेगेटिव चार्ज है, तो आप कुछ भी कर लो, ये चार्जेस उस ऑब्जेक्ट से नहीं निकलेंगे। ये इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर कंजर्व है, ये इसी के अंदर रहेंगे। आप क्या कर सकते हो? इसका फॉर्म चेंज कर सकते हो। अगर ऐसे है आपके पास +2 +1 और -2, तो इसको तुम क्या कर सकते हो? इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। -1 यहाँ आ जाए, +1 यहाँ आ जाए और +1 यहाँ आ जाए। इसकी बस ओरिएंटेशन चेंज करी जा सकती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। चार्जेस हमेशा हमारे कंजर्व रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे पिछली दो प्रॉपर्टीज हमने मतलब जानी पहचानी थी, सुनी सुनी थी कि हाँ, सबसे ये नई प्रॉपर्टी है हमारे पास, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है हमारे पास कि अगर किसी भी चीज की जो हम बात कर रहे हैं, कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं कि वो क्वांटाइज्ड है, तो मतलब इसका ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रेजेंट रहेगा, कभी वो चीज फ्रैक्शन में प्रेजेंट नहीं हो सकती। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हमेशा 1 कूलम, 2 कूलम, 100 कूलम ऐसे चार्ज प्रेजेंट रहेगा। कभी ये चीज फ्रैक्शन में प्रेजेंट नहीं रहेगी। जैसे 2/3 में प्रेजेंट नहीं रहेगी, 4/3 में प्रेजेंट नहीं रहेगी। तो क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो हमारे पास जो चार्ज है वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रेजेंट रहेगा, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है बताते हैं अभी। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये होता है कि जो हमारा चार्ज है उसकी वैल्यू हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू में ही रहेगी। Q इज इक्वल्स टू NE। Q इज इक्वल्स टू NE, ये फॉर्मूला बनता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर। Q इज इक्वल्स टू NE। अब यहाँ पर Q के बारे में तो हम बता चुके हैं, Q होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, N होता है आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और E क्या चीज होती है? ई ई जाने हुए हम लोग, या आप लोग क्या कहते हैं, एक बार सोच सकते हो कि ई की वैल्यू क्या होती है? बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 11th में भी पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो ई की वैल्यू अगर याद नहीं आ रही है तो हम बता देते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ई की वैल्यू ये होती है। तो वो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे हमने बोल दिया कि क्या कहते हैं आपके पास 5 चार्जेस है, तो उसमें हमें बता दो कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पे 5 की वैल्यू डाल देंगे, e की जगह पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सब चीज थी हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर। आगे बढ़ते हैं कूलम्स लॉ। मतलब चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि पूरा चैप्टर का जो बेस है कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ, जैसे कूलम्स लॉ कहता क्या है, कूलम्स लॉ के उसमें चला जाए तो कूलम्स लॉ का पहला पॉइंट जो आता है वो ये होता है कि दो चार्जेस अगर r डिस्टेंस पर प्रेजेंट हैं तो उनका जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। जैसे अगर हम लोग लिखें इसमें, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। Coulombs found that the electric force between the two charged object is proportional to the product of the charges of the objects। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे पास दो चार्जेस रखे हुए हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, तो इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के वैल्यू के प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है कि जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो ये क्या कहते हैं, इसके जो बीच की डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर के। अब ये चीज हमें पता चल गया, ये रहा हमारे पास इक्वेशन 1, ये रहा हमारे पास इक्वेशन 2। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स का प्रोपोर्शनल वाले में फॉर्मूला आ गया। अब अगर हम लोग को यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन में तो हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, तो अगर प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाया जाता है तो हमारे पास आ जाता है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो अगर इसको हम लोग हटा के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएं तो वो हो जाता है हमारे पास K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये हो जाता है हमारे पास फाइनल फॉर्मूला किसका? फोर्स बिटवीन
बिटवीन टू चार्जेस। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको पता है Q1 की वैल्यू क्या है, जो चार्ज की वैल्यू दी रहेगी, Q2 की वैल्यू क्या है, जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू दी रहेगी, के की वैल्यू क्या है, वो के एक हमारे पास हो जाता है, के कांस्टेंट होता है। इसका नाम क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे चल के बताते हैं। जैसे हमारे पास क्या फॉर्मूला था, हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो था हमारा F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पता है F क्या है, फोर्स है, Q क्या है, ये भी चार्ज की वैल्यू है, ये भी चार्ज की वैल्यू, और ये उनके बीच की दूरी की वैल्यू है। K तुम्हारे पास आ जाता है कांस्टेंट, और इसका नाम क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट। ठीक है, अब ये तो नाम की बात होगी, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अब इसकी यूनिट आगे यूनिट कुछ नहीं होगी, क्योंकि ये एक आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब ये चीज हो गया। अब ये तो हमने इसकी यूनिट की बात कर ली, फोर्स की यूनिट क्या होगी, यहाँ पे फोर्स की यूनिट एज यूजुअल हमेशा न्यूटन ही होगी। ठीक है, अब के की एक वैल्यू तो ये हो गई, ये वैल्यू आई कहां से, 9 इंटू 10⁻⁴ वैल्यू आई कहां से, ये आती है आपकी के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0। इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट किया जाए, 1 की वैल्यू तो 1, 4 की 4 वैल्यू रखी गई, पाई की वैल्यू 22/7 ये रखी गई, ε0 की वैल्यू रख देते हैं, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 9 इंटू 10⁹। तो यहाँ पे 4 भी पता है हमें क्या होता है, पाई भी पता है हमें क्या होता है, ε0 एक नई चीज आई है। ε0 को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है वैल्यू, इसको ε0 को। इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.86 इंटू 10⁻⁻12। अब हमने बताया था ये कांस्टेंट तो नहीं है, तो इसकी यूनिट होगी। अब इसकी यूनिट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि सीधे सीधे प्री बोर्ड्स में या बोर्ड्स में डायरेक्ट इसकी यूनिट पूछ लेता है कि क्या कहते हैं, बता दो ε0 की वैल्यू, वो यूनिट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट क्या है। तो इसकी यूनिट याद करने में अगर लोगों को मुश्किल हो रही है, तुम लोग को, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। जैसे F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहां से इसको के की वैल्यू को पुट कर देते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां से अगर हम लोग क्या कहते हैं ε0 का फॉर्मूला निकालें, तो ε0 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, बाकी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर एफ अपॉन ये 4π हटा देते हैं क्योंकि 4π की कोई यूनिट नहीं होगी, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा Q1 Q2। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें आर की यूनिट क्या, आर क्या है तुम्हारे पास, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है, तो ये चीज हो जाएगी आपकी मीटर स्क्वायर। एफ क्या है, यहाँ पे फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। नीचे दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक चार्ज की यूनिट होती है कुलम, दो चार्जेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा कुलम स्क्वायर। तो ये यूनिट आ जाती है हमारे पास ε0 की, मीटर स्क्वायर न्यूटन अपॉन कुलम स्क्वायर, और वैल्यू हमने बता दी 8.86 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, अब तक जो बात हो रही थी उसमें क्या कहते हैं, चार्जेस हमारे एयर में प्रेजेंट थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है चार्जेस प्रेजेंट इन एनी मीडियम, किसी और मीडियम में डाल दिया। जैसे मान लेते दो चार्ज को उठा के पानी में डाल दिया, तेल में डाल दिया, हनी में डाल दिया, तो ये आपका पूरा मीडियम चेंज हो जाएगा, जो इनके बीच में लगने वाला फोर्स है वो पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे आप मान लेते हैं आप पानी में स्विम करोगे तो तेजी से स्विम कर लोगे, लेकिन अगर जैसे आप ऑयल वगैरह या हनी वगैरह में करोगे तो उस स्पीड से नहीं कर पाओगे जिस स्पीड से आप पानी में कर रहे होते हैं। तो आपकी फोर्स की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो चेंज कैसे होती है, जैसे नॉर्मली एयर में अगर हम लोगों ने देखा, तो एयर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आ रहा था, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करके लिखे, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब अगर मान लेते किसी मीडियम में आ गया, हम चार्जेस को उठा के किसी मीडियम में डाल दिया, तो क्या चेंज हो जाएगा इस फॉर्मूला में जिससे इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आता है हमारे पास एप्सिलॉन रिलेटिव, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन मीडियम।
अब यहाँ पे एक एक चीज का नाम बता देते हैं। ये होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट बता चुके हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये चीज तो हम लोग जानते हैं। अब ये एप्सिलॉन एम क्या है? एप्सिलॉन एम है तुम्हारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग फॉर्मूले में डालना चाहें तो वो कैसे यूज करेंगे वो बताते हैं आगे। जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और हमारे पास क्या कहते हैं, ये था, ये चीज थी एयर में, और मीडियम में हम लोगों ने क्या निकाला था, मीडियम में हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन एम। तो यहां से अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना चाहें, फॉर्मूला निकालना चाहें, तो वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन एम। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये चीज आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू उठा के हम लोग एयर वाले फॉर्मूले में डाल दे तो हमको मीडियम वाला फोर्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन नॉट की जगह ये वाली चीज डाल देते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है जब जो हमारे दो चार्जेस हैं वो किसी मीडियम में रखे होंगे। तो क्वेश्चन में हमेशा जैसे इसको सॉल्व करने के लिए आता है तो ये चीज नहीं है कि आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या होती है, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दी रहेगी। जैसे यहाँ पे तीन चीजें, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम, तो इसमें हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, 8.86 इंटू 10⁻⁻12। इन दोनों की वैल्यू का दिक्कत आती है, तो इसमें से कोई एक वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है ताकि आप उसकी तीसरी वैल्यू निकाल सको। फिर उसके बाद आप वैल्यूज को पुट करके फोर्स का फॉर्मूला लगा के दोनों का फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मतलब बहुत पढ़ाई होगी, एक बार उसको प्रैक्टिकल में, मतलब मेनली तो हमारे लिए क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस ही आएंगे, तो क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। Two charges are present at any distance. Magnitude of charges are 0.2 microcoulomb and 0.4 microcoulomb. The force between the charges is equal to 0.4 Newton. Find the distance between them. तो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, सबसे मेन चीज जो होती है वो होती है, सबसे पहले आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन, डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। आप अगर डायग्राम बना के प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की तो आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है आपका। जैसे अगर इसमें डायग्राम बनाए तो इसमें सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, टू चार्जेस आर प्रेजेंट एट एनी डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कोई डिस्टेंस पर प्रेजेंट है दो चार्जेस, एक चार्ज ले लेते हैं हम लोग Q1, एक चार्ज ले लेते हैं Q2। ये प्रेजेंट है एट एनी डिस्टेंस, तो हम लोग उसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग लेते हैं आर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। ठीक है, इतना पढ़ के हमने डायग्राम बना लिया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर 0.2 माइक्रोकूलम एंड 0.4 माइक्रोकूलम। अब हमें वैल्यू दे दिया चार्जेस की, तो ये हो जाएगा 0.2 माइक्रोकूलम, और ये इसको ले लेते हैं 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक, यहां तक हमारा हो चुका है। अब द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज इक्वल्स टू 0.4 न्यूटन। हमें फोर्स की वैल्यू भी दे दी है, तो फोर्स की वैल्यू भी साइड में लिख लेते हैं। फोर्स की वैल्यू हमें दे दी है 0.4 न्यूटन। अब हमसे पूछा है कि डिस्टेंस बता दो, तो डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं फोर्स वाला। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे F की वैल्यू हमें बता दी है क्वेश्चन में, K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, Q1 Q2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, R की वैल्यू निकालनी है। तो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो F की वैल्यू है हमारे पास 0.4, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 0.2, यही होगी कि क्या कहते हैं Q1 की वैल्यू, नहीं, ये यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये माइक्रोकूलम में दिया हुआ है। माइक्रोकूलम को हमेशा हमें क्या कहते हैं, जो भी यूनिट होती है उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो अगर इसको हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट करें तो 0.2 माइक्रोकूलम तुम्हारा हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻6, किसमें, कूलम में। ये वैल्यू हो जाती है तुम्हारी माइक्रोकूलम की। तो इसकी वैल्यू अगर उठा के डालेंगे तो ये चीज हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये हो गया Q1 की वैल्यू। Q2 की वैल्यू ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं R स्क्वायर से, हमें R स्क्वायर की वैल्यू निकालनी।
अगर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाती है, वही पूछा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 200 न्यूटन इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। डिस्टेंस मान लो हमारे पास इतने दूरी पर चार्ज रखे होते, उसको उठा के हमने और दूर पे रख दिया, तो उनके फोर्स में क्या चेंज आएगा हमें वो बताना है। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। जैसे अभी बताया था कि फिजिक्स का आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है जब हम लोग डायग्राम बना के ट्राई करते हैं। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस दिया हुआ है, तो कोई भी दो चार्जेस मान लेते हैं। हमारे पास ये रखा है Q1, ये रखा है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R। ये हमने खुद सोच के डायग्राम बना लिया। इसके फोर्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 200 न्यूटन। बाकी आगे बढ़ते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल, डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो इसको डबल कर देते हैं Q1 और थोड़ा सा दूर उठा के रख देते हैं Q2, और इसको डबल करेंगे तो ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 2R। फिर हमसे पूछा है कि फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें लग रहा है कि इस वाले क्या कहते हैं, इसमें हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। इससे कुछ रिलेशन बना के यहाँ पे इससे आ जाएगा हमारा इक्वेशन 1 और इससे आ जाएगा इक्वेशन 2। दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए इसको एक बार और अच्छे से ट्राई करके देखते हैं। जैसे हमारे पास अभी क्या दिया हुआ था कि दो चार्जेस है Q1 और Q2, ये डिस्टेंस R पे रखे हुए हैं, तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या दी हुई है, 200 न्यूटन वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2, और यहाँ पे दूरी कितनी है हमारे पास R, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ था क्वेश्चन का कि इन दोनों चार्ज को उठा के डबल दूरी पर रख दिया गया, तो Q1 को उठा के दूर रखा गया हमने Q2 से, कितनी डिस्टेंस पर, 2R की डिस्टेंस पर। अब यहाँ पे हमें बताना था फोर्स की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q1 Q2। यहाँ पे इतना पार्ट तो सेम रहेगा क्योंकि चार्जेस को हम लोग चेंज नहीं कर रहे, इन दोनों के बीच की दूरी को चेंज कर रहे हैं। दूरी कितनी हो गई है, 2R, तो 2R का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे हम लोग, 2R का स्क्वायर किए। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, R स्क्वायर को R स्क्वायर ही रहने देते हैं। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो इसको हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि जो इसकी वैल्यू है, जो ये फोर्स की वैल्यू है वो हमें कितनी दी हुई है, 200 न्यूटन। तो ये इसमें और इसमें कुछ सेम दिख रहा है हमको कि अगर यहाँ पे भी K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है, तो इस वाले इक्वेशन में भी K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, बस एक एक्स्ट्रा चीज है, डिवाइड में 4। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 200, ये उसकी वैल्यू हमने रख दी, डिवाइड में क्या था हमारे पास 4, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। तो हमें क्या पता चल गया, दोनों के बीच की जो फोर्स में चेंज आया, जैसे पहले हम लोगों ने R डिस्टेंस पर रखा हुआ था, तो दोनों के बीच का फोर्स था 200 न्यूटन। जब और डबल दूरी पर रख दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो फोर्स की वैल्यू कितनी कम हो गई, कम होके हो गई हमारी 50 न्यूटन। तो ये हमारा था आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में।